everyone, this is Saloni Panda and I welcome you all to Magnet Brains, the only channel where you get complete CBSE courses from kindergarten to class 12, साथ ही साथ में NTSC, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सभी स्टेट बोर्ड की वीडियोस, और ये सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको 2 लेक्चर्स के बाद में किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट डिमांड नहीं किया जाएगा, ना ही आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। आप अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 1, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी के NCERT सॉल्यूशन। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं, यानी हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लिया है हमने, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम करेंगे इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस, यानी कि आपसे एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन्हें आंसर करेंगे। और जब भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूं तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स ही नहीं बताती हूं, बल्कि साथ साथ में आपको किस तरीके से आंसर्स लिखना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ सकता है, यानी लॉन्ग में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होंगे, ये सब कुछ हम समझते हुए चलते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि चैप्टर पढ़ लिया, समझ में आ गया, बट कभी कभी कुछ चीजें जब क्वेश्चंस को आंसर करते हो ना तो और अच्छे से समझ में आ जाती है। मतलब चैप्टर तो समझ में आया ही होगा, अब जब चैप्टर समझ में आया तभी क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, बट जब कुछ न्यू पॉइंट्स क्या आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्या आप उसमें एग्जांपल दे सकते हो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चैप्टर किस रेफरेंस से था, ये सारी चीजें और क्लियर होती चलती हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा देखो, कोई भी डाउट होता है तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। अगर अभी भी कोई भी डाउट है चैप्टर में या किसी भी चीज में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सेकंड, दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपको मेरे साथ में एक नोटबुक और पेन लेके बैठना होता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम नोट्स भी बनाते हैं, तो ये क्या होगा कि आपके नोट्स बनते चलेंगे, आपको क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर देना है वो आपको पता चलता चलेगा। बट एक और चीज मैं चाह रही हूँ कि स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा जो है चैप्टर को रिकॉल हम कर लें, छोटा सा रिविजन हम कर लें जो भी हमने पढ़ा हुआ था। सो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है दैट इज सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। मतलब कि हमने यहां पर 3 चीजों को पढ़ा है मेनली, ठीक है। एक हमने सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है वो जाना, इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक चीज हमने डिटेल में समझी। तो जो भी ह्यूमन एक्शंस होते हैं, ह्यूमंस के बीच में जो भी रिलेशनशिप होती है वो सभी साथ में आके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट इज योर सोशल स्ट्रक्चर। इस सोसाइटी में बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं, मतलब कि सोसाइटी जो होती है, अब जैसे एक सोसाइटी बन गई, सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन हो गया, उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, नॉर्म्स होंगे, वैल्यूज होंगे, रूल्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, उनके बीच में बहुत सारी इनइक्वालिटीज होती हैं। इनइक्वालिटीज होती हैं वो ग्रुप्स के बीच में जो है, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि जो सोसाइटी है वो उसमें इनइक्वालिटीज हैं, उसके अंदर स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या कि डिविजन्स हैं, डिफरेंसेस हैं, इन शॉर्ट हम कहें सो सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं। ये एक चीज हमने यहाँ पर समझी। एंड थर्ड हमने यहाँ पर देखे सोशल प्रोसेसेस क्या होते हैं। थर्ड हमने क्या देखा कि जो है सोशल प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे आप सोशल प्रोसेसेस को समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शनलिस्ट व्यू पढ़ा था, एक हमने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा था। अच्छा, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नई नहीं थी, आप जो अपनी फर्स्ट बुक पढ़कर आए हैं इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, उसमें ये सभी कुछ आपने पढ़ा हुआ था। बस यहाँ पर एक जो सेंट्रल कंसर्न था इस पूरे चैप्टर का, वो 3 मेन थीम्स पर था। कौन कौन सी चीजें? तो एक तो सबसे पहले कोऑपरेशन, देन कॉम्पिटिशन एंड देन फाइनली कन्फ्लिक्ट। यानी कि ये तीनों अगर सोसाइटी में प्रेजेंट हैं तो क्यों है, इनके होने के पीछे क्या कारण है, साइंटिफिकली इनको स्टडी करना, ये हमने बेसिकली, ये जो है हमारे इस चैप्टर का सेंट्रल कंसर्न था। सो ये हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। और फिर हमने फाइनली क्या किया, इस पूरे चैप्टर को समराइज किया। इन बेसिकली हम ये समझना चाहते थे कि सोसाइटी में ये तीनों चीजें फंक्शन करती कैसे, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये सारी चीजें होती कैसे, और इसके होने के बावजूद भी जो सोसाइटी उसका स्ट्रक्चर बना रहता है, सोसाइटी का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है।
ओके, सारा कुछ समझ में आ गया। अब जो है क्वेश्चंस पर आएंगे और उनका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द डिफरेंट टास्क दैट डिमांड कोऑपरेशन विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। बहुत सारे एग्जांपल्स भी इस चैप्टर में हमने पढ़े थे और बॉक्सेस जो थे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बॉक्सेस जो थे, उसमें से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब वो सारा कुछ जो है समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आ जाएंगे और साथ साथ में क्या करना है, भूलना नहीं, नोट्स बनाते हुए चलना है। सो क्वेश्चन ये कहता है कि आपको ये बताना है कि जो डिफरेंट टास्क होते हैं, स्पेशली यहाँ पर दो चीजों की बात करी है, एक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस और दूसरा इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में जो है किस तरीके से कोऑपरेशन होता है, कैसे कोऑपरेटिव वे में वर्क किया जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं हमेशा आपको एक पैटर्न बताती हूँ कि आपको उसको कैसे आंसर करना है। और जनरली जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग आंसर पैटर्न में होते हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके आपसे पूछ लिया जाता है। अब जैसे यही एक टॉपिक है तो इसमें हमसे बेसिकली किसी एक चीज के बारे में पूछा जा रहा है, कोऑपरेशन के बारे में, कि कॉपरेशन आपने इस चैप्टर में पढ़ा है तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में कॉपरेशन कैसा होता है। तो एक जो सबसे बेसिक मतलब चीज होती है कि आपको ये पता ही होना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि जब भी आप आंसर को लिखना स्टार्ट करोगे, जब भी आंसर करना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को, तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, एक स्टार्टिंग लाइन होती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले बताओगे कि कॉपरेशन क्या होता है, व्हाट इज कॉपरेशन, ये आपका सबसे पहला आंसर होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोल तो दिया कि अच्छा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में कॉपरेशन होता है, कैसे होता है वो आप बताओ, तो आपको कॉपरेशन क्या होता है ये तो पता होना ही चाहिए। तो इसीलिए एक छोटा सा मतलब शॉर्ट में आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें आप ये बताओगे कि कॉपरेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये आपके स्टार्टिंग मतलब ये आपका स्टार्टिंग हो गया आंसर का। सेकेंडली आप बताओगे कि एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में कैसे कॉपरेशन होता है और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में कैसे कॉपरेशन होता है, एंड फाइनली व्हाट कंक्लूजन। अब ये जो है मतलब आपका आंसर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स में, कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, सेकेंडली आप एग्रीकल्चर ऑपरेशंस बताएंगे, थर्ड आप इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस बताएंगे और फाइनली उस आंसर को कंक्लूड कर दोगे कि इस तरीके से जो है कॉपरेशन हमें देखने को मिलता है। मतलब एक स्टार्टिंग लाइन और एक एंडिंग लाइन। ओके, अब देखो कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे बताओगे कि कॉपरेशन का क्या मीनिंग होता है। सो क्या होता है कॉपरेशन का मीनिंग, जहां पर सभी जो है मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट इन जनरल हमें इतना पता है कॉपरेशन के बारे में, है ना। अब यहाँ पर कैसे उसको जो है अपने शब्दों में लिखोगे। सो कॉपरेशन इज एन एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। कॉपरेशन क्या है, एक एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है। अच्छा, ये एक चीज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है एक सोशल प्रोसेस है। क्यों है ये सोशल प्रोसेस, क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंदर सोशल प्रोसेस के अंदर ही इन तीनों प्रोसेसेस को समझा है। तो ये तीनों सोशल प्रोसेसेस हैं। ओके, हमने इन तीनों को समझा है कि ये एग्जैक्टली वर्क करते कैसे हैं। तो सबसे पहले एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, मतलब जिसमें सब साथ में आके जो है एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव गोल्स। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल्स, मतलब फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल्स हैं, ये अब आपस में साथ में मिलके काम कर रहे हैं। हो सकता है इसमें किसी एक का मोटिव हो या इन सभी का हो। सो इंडिविजुअल गोल्स या कलेक्टिव गोल्स के लिए कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। नाउ इट इज यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये यूनिवर्सल है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, एक और चीज पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर, क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो चैप्टर भी रिकॉल होता चलेगा। सो जैसे हमने पढ़ा कि एक कॉमन सेंस परसेप्शन होता है, वो कहता है कि कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, ये सारी चीजें तो ह्यूमन नेचर में ही होती है, ये तो होता ही है सोसाइटी के अंदर। बट सोशियोलॉजी क्या कहती है, नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन तो होगा। सो इसीलिए ये हमने जब इन सारी चीजों को स्टडी करा तो हमने देखा कि कोऑपरेशन यूनिवर्सल होता है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। कॉपरेशन कभी खत्म नहीं होता। अगर कॉपरेशन नहीं चल रहा होता तो आज जो सोसाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए कॉपरेशन एक यूनिवर्सल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सभी जगह कॉपरेशन होता है। हाँ, बस उसके होने के पीछे रीजन होता है। नाउ इट इज द एक्शन और प्रोसेस वर्किंग टुगेदर टू द सेम एंड। सेम वही चीज कि एक ऐसा एक्शन जहां पर सभी मिलकर काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंड या सेम एंड के लिए। इट फुलफिल मेंबर्स फिजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स। यहाँ से पर्सन की जो है फिजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो पूरी हो जाती है। अच्छा देखो, मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी हम कॉपरेशन की तरह देख सकते हैं। जैसे मैरिज होती तो दो लोग हैं, दो फैमिलीज हैं, वो सभी आपस में मिलके साथ में जो है मतलब जो भी ग्रूम होगा, जो भी ब्राइड होगा, उनकी शादी करवा देते हैं और फिर वो जो है कॉपरेटिव वे में पूरी अपनी लाइफ जो है स्पेंड करते हैं। ठीक है, सो ये कॉपरेशन ही होता है। जैसे हिंदी में सुना होगा ना कि एक जो तालमेल होता है कि जिसके साथ में दोनों जो है एक दूसरे की सुनते हुए ना सुनते हुए, मतलब कभी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते
हैं, कभी दोनों के बीच में चीजें मतलब अच्छी नहीं होती हैं, कभी होती भी हैं, बट क्या कर रहे होते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, कोऑपरेटिव वे में जो है हमेशा अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉपरेशन. ओके, अच्छा ये हो गया इंट्रोडक्शन की कॉपरेशन एग्जैक्टली होता क्या है. अब जो हमसे पूछा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में कॉपरेशन कैसे होता है, तो एग्रीकल्चर का एक आपने एग्जांपल दे दिया कि जो अग्रेरियन सेटअप होता है उसमें जो फार्मर होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है. अब एक तरफ है फार्मर. फार्मर क्या काम कर रहा है, फार्मर काम कर रहा है प्रोडक्शन को लेके, फार्मर को प्रोडक्शन करना है. अब प्रोडक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए. फार्मर के पास में लैंड तो है और वो इसके ऊपर प्रोडक्शन भी करेगा. हाउएवर ही हायर्स अ टिलर टू टिल द फील्ड. लेकिन वो एक टिलर को हायर करता है जो इस फील्ड को टिल करके रखती है. ठीक है, मतलब वो जो भी बोलते हैं ना, जुताई वगैरह हिंदी में जो भी बोलते हैं. सो जो टिलर होगा वो फील्ड को टिल करके रखेगा और जो हार्वेस्टर होगा वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेगा. तो मतलब एक फार्मर है, उसके पास में लैंड तो है, प्रोडक्शन तो करेगा, पर सारा काम अकेले नहीं कर सकता. अगर मान लो ये फार्मर है, यही टिलिंग का भी वर्क करे, यही हार्वेस्ट भी करे, तो सबसे पहली चीज तो इसकी एनर्जी जो होगी वो पूरी की पूरी इस वर्क में ही कंज्यूम हो जाएगी, वो कहीं कुछ और नहीं कर पाएगा. सेकेंडली उसको ये पूरा काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. हो सकता है फिर कभी कभी जो है मतलब उतनी ज्यादा हार्वेस्ट टाइम पर ही ना, मतलब पूरा प्रोसेस वो टाइम तक ना कर पाए, तो क्या होगा, उसके क्रॉप सेल आउट नहीं होंगे. सेल आउट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली उसे किसी तरह का कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा और वो सस्टेन भी नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए उसने क्या किया हुआ है, एक टिलर को हायर किया हुआ है, एक हार्वेस्टर को हायर किया हुआ है. दे ऑल वर्क इन कोऑपरेशन टू अचीव रिजल्ट्स. अब ये सभी जो है आपस में साथ में मिलके काम करते हैं. ये टिलिंग का काम करते हैं, ये हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, ये जो है प्रोडक्शन को लेके सारी चीजें करते हैं, लाइक इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, इरिगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो सारा काम करते हैं. तो ये तीनों मिलके जो है काम कर रहे हैं किस एक चीज के लिए, ताकि जो भी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं वो अच्छे से हो जाए. तो इस तरह से एग्रीकल्चर में जो है पूरा कोऑपरेटिव वे में काम होता है. इसके अलावा और ज्यादा लेबर्स को भी रखना, जैसे मान लो बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो लेबर्स को रखना, इरिगेशन प्रोसेस में मतलब कुछ ऐसे अलग अलग लोग जो हैं उनको फाइनलाइज कर देना कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, और सबके उस काम से क्या होगा, अल्टीमेटली क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगे. सो इस तरीके से एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में कॉपरेशन करके जो है वर्क करवाया जाता है. ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया. सेकंड जो है इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस का बोला था. अच्छा, इंडस्ट्रीज के बारे में क्या जानते हो कि इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, कोई ओनर होता है, मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जैसे इन एन इंडस्ट्रियल सेटअप देयर आर स्पेशलाइजेशंस व्हिच रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा हुआ था ना हमने, कॉपरेशन के साथ में डिवीजन ऑफ लेबर का भी कंसेप्ट पढ़ा था. सो डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जैसे जो भी वर्क है, फॉर एग्जाम्पल ये वर्क है, इस वर्क को सबसे पहले डिवाइड कर दो. मान लो इसको हमने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है, तो हमने कुछ पीपल को भी फाइंड, मतलब मान लो हमारे पास में 100 टोटल वर्कर्स थे, तो हमने इन 100 टोटल वर्कर्स को लाइक 20, 25, then 20, then 15, then 35 कुछ इस तरीके से वर्कर्स को डिवाइड कर दिया कि 15 वर्कर्स ये वाला काम करेंगे, 20 वर्कर्स ये वाला काम करेंगे, और जो जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा वो वही काम करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये वर्कर है, इन 20 में से जो भी कोई एक वर्कर है, उसको ये वाला वर्क बहुत अच्छे से आता था, बट आपने उसको ये वाला काम करने को दे दिया जो उसे आता ही नहीं था, तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो जिस इस फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड होगा उसे वही काम दिया जाएगा. और इस तरीके से वर्क को भी डिवाइड कर दिया और लेबर को भी डिवाइड कर दिया. तो ये एक स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या कि जो भी जिस भी फील्ड में स्किल्ड होगा, जो भी जिस भी फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा उसे वही काम देना, और दूसरी चीज लेबर को डिवाइड कर देना. ये चीजें हमको कहां देखने को मिलती हैं? इंडस्ट्रीज में. नाउ लेबर जो है वो इंगेज्ड होता है मशीन्स को ऑपरेट करने में, मशीन्स को जो है पूरा ऑपरेट करना कि कैसे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी सारी चीजें चल रही हैं, तो उसमें मशीन्स को ऑपरेट करना. तो लेबर इस एक चीज में काम कर रहा है. मैनेजर है, मैनेजर क्या करता है? जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं लेबर्स के, सारा मैनेजमेंट देखना, सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो एक चीज करना, वो मैनेजर का काम हो गया. सुपरवाइजर क्या करेगा? पूरी फंक्शनिंग कैसे हो रही है इंडस्ट्री की उसको सुपरवाइज करना, सारा काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्या चीज नहीं करना. तो ये क्या हो रहा है? लेबर हो, मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, चाहे ओनर हो, सभी मिल बांट के काम को कर रहे हैं. ठीक है, सभी कैसे काम कर रहे हैं? कोऑपरेटिव वे में, कि मैनेजर भी हो गए, लेबर्स भी हो गए, सुपरवाइजर्स भी हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अपने गोल को अचीव करने के लिए सभी जो है साथ में कोऑपरेटिव वे में काम कर रहे हैं. एंड दिस कोऑपरेशन इज द आउटकम ऑफ कॉमन
मोटिव। अब क्योंकि सभी के कॉमन गोल हैं, सभी के कॉमन मोटिव हैं, इसीलिए सभी जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इंडस्ट्रीज में और एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में कैसे कोऑपरेटिव वे में वर्क होता है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, मैंने आपको बता दिया आपको कैसे आंसर को लिखना है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो पहले आप एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखो, पहले मतलब आप एक इंट्रोडक्शन लिखोगे, या आप इंट्रोडक्शन की जगह मीनिंग ऑफ कॉपरेशन भी लिख सकते हो, मीनिंग ऑफ कॉपरेशन। दोनों में से कोई भी एक चीज आपने लिखी और ये आपका मीनिंग हो गया कॉपरेशन का। सेकंड आपसे क्या पूछा था, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में कैसे कॉपरेशन होती है, तो वो आपने बता दिया। ये हो गया इंट्रोडक्शन हो गया, ये सेकंड हो गए आपके एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, हाईलाइट कर दिया आपने, ये आंसर लिखा। थर्ड आपने लिखा इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, ये आपके इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हो गए। फाइनली कंक्लूजन कि कॉपरेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कॉपरेशन नहीं होगी तो वर्क नहीं हो पाएगा, कॉपरेशन नहीं होती तो ये सोसाइटीज जो आज तक सस्टेन कर रही है वही नहीं कर पाती। सो कुछ इस तरीके से एक या दो लाइन में आपको जो है कंक्लूजन लिख के खत्म कर देना है। ओके, समझ में आ गया, ये आ गया क्वेश्चन समझ में, और आंसर कैसे लिखना है वो भी समझ में। अब ये मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, पैटर्न एक समझ चुके हो ना कि कैसे आंसर को लिखना है, कैसे जो है हाईलाइट्स करने हैं, कैसे पॉइंट वाइज लिखना है। मान लो ये सारा कुछ मैं जस्ट ऐसे पूरा लिख देती, ये पूरा बोर्ड आपको भरा हुआ दिखता, तो क्या आपको यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से समझ में आ पाती? नहीं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, हर एक चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए आप समझ पा रहे हो। ओके, तो आपको भी अपने आंसर्स को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इज कॉपरेशन ऑलवेज वॉलंटरी और इज इट एनफोर्स्ड? अब ये पूछा है कि जो कॉपरेशन होती है, अभी हमने कॉपरेशन के बारे में एक क्वेश्चन को आंसर किया। अब सेकेंडली ये पूछा है कि क्या कॉपरेशन हमेशा वॉलंटरी होती है या वो एनफोर्स्ड होती है? वॉलंटरी का मतलब क्या कि आप अपनी इच्छा से काम कर रहे हो, एनफोर्स्ड मतलब जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है। सो इफ एनफोर्स्ड, इज इट सैंक्शंस और इज द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्म्स दैट एंश्योर कॉपरेशन? अगर मान लो किसी से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, एनफोर्स्ड कॉपरेशन है, तो क्या वो सोशल सैंक्शंस या जो सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह होते हैं, इन सारी चीजों की वजह से जो है काम करने के लिए आ रहे हैं? डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स, आपको ये एग्जाम्पल्स के साथ में बताना है। मतलब कि जैसे सोशल सैंक्शंस बोलें या नॉर्म्स बोलें कि सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर है कि आप जो है एनफोर्स्ड कॉपरेशन में आ रहे हो, या फिर जो कॉपरेशन है वो वॉलंटरी होती है। तो आपको कैसे इसको आंसर करना है? सबसे पहले तो आपको दोनों ही एस्पेक्ट्स बताने हैं कि कॉपरेशन वॉलंटरी भी होती है और कॉपरेशन एनफोर्स्ड भी होती है। वॉलंटरी होती है तो वो कैसी होती है, एनफोर्स्ड होती है तो वो कैसी होती है, और ये दोनों आप बताओगे एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके, यहाँ पर लिखा है ना डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स, तो जहां पर आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो वहां आपको एग्जाम्पल लिखना ही लिखना होता है। ओके, सो देखो अब कैसे आंसर करोगे। सबसे पहले जो है क्वेश्चन के पार्ट्स देखो, कितने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले पूछा है कि क्या कॉपरेशन हमेशा वॉलंटरी या एनफोर्स्ड होती है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले आपको इस पार्ट के मतलब इस पार्ट को आंसर करना है। सेकंड है अगर एनफोर्स्ड है तो क्या स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्म्स हैं जो कॉपरेशन को इंश्योर करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया सेकंड पार्ट। और थर्ड है कि आपको एग्जांपल्स देते हुए चलना है। तो सबसे पहले बता दो आप इस फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो आपने लिखा नो, कॉपरेशन इज नॉट ऑलवेज वॉलंटरी, मतलब कॉपरेशन हमेशा वॉलंटरी नहीं होती है, हमेशा जो है मतलब सब अपनी अपनी इच्छा से कॉपरेट नहीं कर रहे होते हैं। समटाइम्स इट कैन बी एनफोर्स्ड, कभी कभी कॉपरेशन एनफोर्स्ड भी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस वेदर द कॉपरेशन मस्ट बी एनफोर्स्ड और टेक्स प्लेस वॉलंटरी, मतलब कि जो कॉपरेशन होती है वो एनफोर्स्ड भी होती है, वो वॉलंटरी भी होती है, बस डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर कि कैसे सर्कमस्टांसेस में जो है कॉपरेशन हो रहा है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि वो एनफोर्स्ड है या वो वॉलंटरी है। अब कैसे पता चलेगा, तो वो हम एक एक करके समझेंगे कॉपरेशन को। तो सबसे पहले वॉलंटरी कॉपरेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, cooperation entails accommodation which is a deliberate or voluntary act of cooperation to coexist in spite of conflict। अब जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस चैप्टर में हमने एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को पढ़ा था और एक कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को कहा था। तो जो आपके फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हैं वो कहीं ना कहीं वॉलंटरी कॉपरेशन की बात करते हैं। वो ये बोलते हैं कि वॉलंटरी मतलब जो कॉपरेशन होती है उसमें अकोमोडेशन होती है, जहां पर आप अपनी इच्छा से कॉपरेट करते हो, और जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कन्फ्लिक्ट नहीं होते, कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कॉपरेशन भी होती है, लेकिन जो कॉपरेशन होती है वो ओपनली एक्सप्रेस की जाती है
और जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें ओपनली एक्सप्रेस्ड नहीं किया जाता है, उन्हें ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। ओके, ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव का कहना है। नाउ टेक फॉर एग्जांपल द राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि हमें कहा था कि एग्जांपल्स के साथ में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले एग्जांपल हमने लिया राइट टू प्रॉपर्टी का। इसमें हम बात करने वाले हैं कि वुमेन्स के राइट कितने होते हैं प्रॉपर्टी को लेके। याद आए, ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल है ये हमने आपके इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो आप उस एग्जांपल को यहाँ पर कोट कर सकते हो। अब जैसे मैंने तो आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ कि आप क्या पॉइंट्स लिख सकते हो। जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जब आप एग्जाम में होगे, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपको वर्ड लिमिट देखनी है कि मुझसे कितने वर्ड लिमिट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा, अगर ज्यादा वर्ड लिमिट है तो पूरा एग्जांपल एक्सप्लेन करना है, अगर कम वर्ड लिमिट है तो आप शॉर्ट में पॉइंट्स में जो है आंसर को लिख सकते हो। अब ठीक है, देखो अब राइट टू प्रॉपर्टी, तो वुमेन जो होती हैं दे ऑफन विथड्रॉ फ्रॉम द राइट टू प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बैड रेपुटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली, सो दे वॉलंटरी डू नॉट क्लेम प्रॉपर्टी राइट्स। अब जैसे जो वुमेन है, वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी में खुद से जो है मतलब अपनी इच्छा से उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो भी नेटल फैमिली में अपने राइट टू प्रॉपर्टी के लिए बोलेंगी तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और साथ ही साथ में उन्हें अपनी नेटल फैमिली में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो वो क्या कर रही हैं, वॉलंटरीली पीछे हट जा रही हैं और अपने जो मतलब उनके जो भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको साइड में रख देती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड कर देती हैं और कोऑपरेटिव वे में रहती हैं। इसमें एक और एग्जांपल हमने देखा फैमिली और हाउस होल्ड का, एक एग्जांपल फैमिली एंड हाउस होल्ड का भी हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे फैमिलीज में जो वुमेन होती हैं वो अपने सारे राइट्स को, अपने सारे इंटरेस्ट को साइड में रख देती हैं क्योंकि उन्हें उस फैमिली का मतलब वो अपने आप को उस फैमिली में इतना ज्यादा मतलब वो बोलते हैं ना कि ऐसे गुम हो जाती हैं उसी फैमिली के अंदर कि वो अपने इंटरेस्ट को साइड कर देती हैं और उस फैमिली में कोऑपरेटिव वे में रहने लग जाती हैं वॉलंटरीली अपनी इच्छा से, क्योंकि उन्हें पता है कि ये फैमिली मुझे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी भी देने वाली है, साथ ही साथ में मेरे अपने मटेरियल इंटरेस्ट जो है वो भी यहाँ से ही फुलफिल हो रहे हैं। थर्डली जो मतलब सन प्रेफरेंस वाली एक चीज होती है कि जो बेटा होगा वो बुढ़ापे का सहारा होगा, तो वो अपनी पूरी लाइफ अपने उस बेटे में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में इन्वेस्ट कर देती हैं, ठीक है, और अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचती। कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर देती हैं, सबमर्ज कर देती हैं और कोऑपरेट करने लग जाती हैं वॉलंटरीली। तो ये वो अपनी इच्छा से कर रही है, कोई उनसे एनफोर्स्ड मतलब कोई फोर्सिबली नहीं कर पा रहा है। तो ये एक वॉलंटरी कोऑपरेशन का एग्जांपल हो जाएगा आपका, एक राइट टू प्रॉपर्टी वाला और एक फैमिली और हाउस होल्ड वाला, कि यहाँ पर जो कोऑपरेशन है वो अपनी इच्छा से हो रही है। एक और चीज होती है इसमें कि जहां भी जो भी सोसाइटीज में सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होता, जिन भी सोसाइटीज में इनइक्वालिटीज नहीं होती हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का कहना था कि जिन भी सोसाइटीज में इनइक्वालिटीज नहीं होती हैं, जहां पर किसी भी तरीके का कोई रिच पुअर या क्लास या कास्ट बेस्ड डिविजन्स नहीं होते हैं, डिफरेंसेस नहीं होते हैं, वहां वॉलंटरी कॉपरेशन होता है, वहां किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता, तो वहां पर वॉलंटरी कॉपरेशन होता है। ओके, और इसके अलावा क्योंकि जो सोसाइटी है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ने, मतलब इंडिविजुअल से ज्यादा सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, तो वो ये बोलते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, इन सारी चीजों की वजह से ऑटोमेटिक जो है कॉपरेशन बना रहता है और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने चैप्टर में पढ़े हुए हैं, इसीलिए मैं उनको मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ वोकल मतलब बोल के बता रही हूँ कि आपको जो है ये सारे पॉइंट्स जो हैं अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट देख लेना कि अगर ज्यादा वर्ड लिमिट है तो सारे एग्जाम्पल्स लिख देना, अगर कम वर्ड लिमिट है तो एक आधा एग्जाम्पल लिख के खत्म कर देना, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो है एनफोर्स्ड कॉपरेशन भी बताना है। सो नेक्स्ट है हमारा एनफोर्स्ड कॉपरेशन। नाउ एट द सेम टाइम द कॉन्फ्लिक्ट scholars like Karl Marx point out that cooperation in a society running over the division of labor is always enforced। अब दूसरी तरफ है एनफोर्स्ड कॉपरेशन, जहां जबरदस्ती कॉपरेशन करवाया जाता है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आता है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि एक सोसाइटी में जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर प्रैक्टिस किया जाता है वहां पर एनफोर्स्ड कॉपरेशन होता है। क्यों? बिकॉज अ वर्कर इन दिस सोसाइटी ऑलवेज लूजेस कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट एंड फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर। इन दिस मैनर ही इज एलिनेटेड बट टू अचीव देयर वे दे आर कंपेल्ड टू कॉपरेट। अब जैसे कि जहां डिवीजन ऑफ लेबर प्रैक्टिस किया जाता है वो कैसी सोसाइटीज होती हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज होगी, मॉडर्न सोसाइटीज होगी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी। इन सोसाइटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज होती हैं। लाइक कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, कोई जो है मतलब अपर कास्ट में है, कोई जो है बहुत लोअर कास्ट में है, और ऐसे ढेर सारे जो है डिस्टिंक्शंस होते हैं, ढेर सारी इनइक्वालिटीज होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ही एग्जाम्पल लें तो जहां एक रिच है और एक जो पुअर है, पुअर में कौन आ गए? वर्कर्स आ गए। अब जो वर्कर्स
हैं वो अपनी इच्छा से यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बहुत ही वर्स्ट वर्किंग कंडीशंस में और बहुत लंबे समय तक काम करवाया जाता है, जिसके लिए उन्हें प्रॉपर वेजेस भी नहीं दिए जाते। बट क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है, इसलिए वो इस सोसाइटी मतलब इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के एक सेटअप में पार्टिसिपेट करते हैं एनफोर्सिबली, ठीक है, फोर्सिबली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। उनकी अपनी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बहुत जो है बुरा ट्रीटमेंट उनके साथ में होता है इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज में, या फिर हम कहें फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, जहां पर भी जो है डिवीजन ऑफ लेबर प्रैक्टिस किया जाता है। बट फिर भी वो वहां पर काम करते हैं, मतलब फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्री वर्कर्स, मैनेजर, सुपरवाइजर सभी मिलके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने गोल्स हैं और उसे अचीव करने के लिए सभी साथ में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके का जो कॉपरेशन होता है वो कैसा होता है? एनफोर्स्ड होता है। और ये कॉपरेशन सोशल सैंक्शंस की अगर हम बात करें या सोशल नॉर्म्स की हम बात करें कि क्या ये सारी चीजों की वजह से कॉपरेशन हो रहा है, सो बेसिकली जो सोसाइटी है, सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स भी होते हैं, वैल्यूज भी होती हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली की ही अगर हम बात करें तो फैमिली, अगर कोई पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो वहां पर जो मेल्स होंगे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली के सस्टेनेंस को लेकर, और उसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसे मतलब वर्स्ट वर्किंग कंडीशंस में भी काम करना होता है। सो दैट इज लाइक एनफोर्स्ड कॉपरेशन के एग्जांपल। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो एनफोर्स्ड कॉपरेशन के। बट हाँ, ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जब आप ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, आपने उसमें दिए गए एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ा है। तो जैसे कि चैप्टर में था कि हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है, तो वो उसको लेके बहुत सारे रीजंस दिए गए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए थे। अच्छे से रीड करोगे तो आप समझ पाओगे कि कैसे एनफोर्स्ड कॉपरेशन होता है, कैसे जो है वॉलंटरी कॉपरेशन होता है। और अगर आपको ये सारी चीजें पता है सो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Can you find illustrative examples of conflict drawn from Indian society? Discuss the causes that led to conflict in each instance. क्या आपको जो है मतलब सोसाइटी में कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हो इंडियन सोसाइटी में जहां पर कन्फ्लिक्ट हुआ है? मतलब कि इंडियन सोसाइटी में बहुत बार कन्फ्लिक्ट हुए होंगे। इंडियन सोसाइटी एक डेवलपिंग सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे कन्फ्लिक्ट को लेके। क्या आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? डिस्कस द कॉजेज दैट लेड टू कन्फ्लिक्ट इन ईच इंस्टेंस। और आप जो भी एग्जांपल देने वाले हो उसमें कारण क्या था कन्फ्लिक्ट का, ये भी आपको डिस्कस करना है। यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या आपसे पूछा गया है कन्फ्लिक्ट के बारे में, कि सोसाइटी में जो है कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और इंडियन सोसाइटी में भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए होंगे, तो आपको वहां पर एग्जांपल्स देते हुए बताना है कन्फ्लिक्ट को। और सेकेंडली आपको उन कन्फ्लिक्ट के पीछे क्या कॉजेज रहे वो भी बताना है। तो स्टार्ट कैसे करोगे? जैसे कॉपरेशन को करा था, सबसे पहले कन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा डिफाइन कर देना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना कि एग्जैक्टली कन्फ्लिक्ट होता क्या है। सो हमने क्या पढ़ा हुआ था? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट मींस कन्फ्लिक्ट। ओके, सो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना, फिर एक एक करके एग्जांपल्स बताना कि इंडियन सोसाइटी में कितने कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और कौन कौन मतलब क्या उनके रीजंस रहे हैं। ओके, रेडी? समझ में आ गया ये सारी चीजें? तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे, आप भी उन एग्जांपल्स को मेरे साथ में नोट करते हुए चलेंगे। बट सबसे पहले कन्फ्लिक्ट क्या होता है इसको थोड़ा सा जो है शॉर्ट में डिफाइन कर देना। कन्फ्लिक्ट इंक्लूड्स ऑल दोस प्रोसेसेस इन विच इंडिविजुअल एक्ट्स अगेंस्ट द विशेस ऑफ अदर्स टू अचीव हिज पर्पस। मतलब जब आप अपना पर्पस अचीव करने के लिए दूसरे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाते हो, यानी इन शॉर्ट वेरी सिंपल, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मींस क्लैश ऑफ इंटरेस्ट मींस कन्फ्लिक्ट। Clash of interest means conflicts. Secondly, it is a conscious process to attain one's gains. ये conscious process है, मतलब बहुत ही consciously किया जाता है। The Indian society has various cases which are examples of conflict. अब वापस से आ जाए कि इंडियन सोसाइटी के एग्जाम्पल्स को हमको यहाँ डिस्कस करना है, तो हमने एक मतलब इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दी कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो कि कन्फ्लिक्ट के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि जिसमें कन्फ्लिक्ट हुआ है। नाउ सम ऑफ देम आर। अब कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट सबसे पहले जो होते हैं वो है कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट। इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है, हम सभी जानते हैं। नाउ दिस काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट इज बेस्ड अपॉन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट एंड इट हैज लेड टू वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द ट्रेडिशनली सुपीरियर एंड इंफीरियर कम्युनिटीज। अब इस एक इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि सुपीरियर और इंफीरियर का नोशन चलता है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का नोशन चलता है। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, देखो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, सुपीरियॉरिटी और इंफीरियॉरिटी, सुपीरियॉरिटी एंड इंफीरियॉरिटी,
मतलब कोई एक जो है वो बड़ा ही सुपीरियर है, वो बहुत ही सुप्रीम पावर है, और जो सेकंड है वो बहुत ही इंफीरियर है, कोई जो बहुत प्योर है, कोई जो बहुत पॉल्यूटेड है। तो इस तरीके का ये जो एक डिस्क्रिमिनेटेड सिस्टम है, दैट इज द कास्ट बेस्ड सिस्टम, तो इसकी वजह से, कास्ट बेस्ड सिस्टम की वजह से इंडिया में हमें बहुत से वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले हैं बिटवीन ट्रेडिशनली सुपीरियर एंड इंफीरियर कम्युनिटीज। हाउएवर एजुकेशन हैज स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ऑपरेशन कॉज्ड बाय दिस सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन प्रिवेल होती है, जैसे जैसे जो है लोग पढ़ना लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे उन्हें नॉलेज आने लग जाता है, वैसे वैसे ये जो ऑपरेशन है इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक फैलने लग जाती है, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि इस तरीके के एक सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं। बट स्टिल इन सम पार्ट्स ऑफ आवर सोसाइटीज दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर प्रिवेलेंट। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से ऐसे डिफरेंट पार्ट्स में सोसाइटी के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज भी प्रिवेलेंट है। मतलब ये जो कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो आज भी हमें देखने को मिलता है। अब बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़े भी हुए हैं, आप आगे भी पढ़ोगे, 12th क्लास में भी आओगे, तो जैसे कि जो है जो पेरियार हैं, ठीक है, उन्होंने जो है एक पूरा क्या बोलते हैं मूवमेंट चलाया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जहां पर उन्होंने किसी चीज के लिए बात करी कि जो इंफीरियर कम्युनिटीज को माना जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकते हो, नहीं तो जो टेम्पल है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा, और जो है मतलब सब ऐसे वही प्योरिटी और पॉल्यूशन वाला नोशन। तो उस एक चीज के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया, तो वो कन्फ्लिक्ट हुआ। फिर जो है ब्राह्मण की हेजेमनी, मतलब जो ब्राह्मण हेजेमनी बनी हुई थी, जो सुपीरियर की हेजेमनी बनी हुई थी, उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स लाए। तो इन सारी चीजों के थ्रू क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट होता है। सेकेंड, पीजेंट मूवमेंट। अब जैसे ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए हैं लैंड रिसोर्सेज को लेके। फॉर एग्जाम्पल आपने तेभाग मूवमेंट सुना होगा, आपने जो है इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल वगैरह में हुए थे मूवमेंट, जहां पर किसी चीज के लिए मूवमेंट किया था उन्होंने, एक तो जो लैंड रिसोर्सेज को लेके कन्फ्लिक्ट था, और दूसरा इसके बाद में जो जमींदारी सिस्टम वगैरह चलते थे, जहां पर जमींदार जो है वो पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो इस तरीके से पीजेंट्स ने भी बहुत सारे मूवमेंट चलाए हैं, और यहाँ कन्फ्लिक्ट दिखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जमींदारी सिस्टम की ही बात करें, तो वो जमींदार और जो पीजेंट्स हैं उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट वो हमको देखने को मिला। तो ये एक पीजेंट मूवमेंट थी जिसमें हमको कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। थर्ड, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया में जो है, मतलब इंडिया ने ऑफिशियली स्टेट किया है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, कश्मीर इंडिया का पार्ट है। पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं, कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और उसके लिए अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, और उस को फाइनल डिसीजन कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट होगा या पाकिस्तान का पार्ट होगा, ये कश्मीरी पीपल को ही डिसाइड करना चाहिए। बहुत सारे कश्मीरीज ऐसा भी बोलते हैं कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट कर दो, ना पाकिस्तान में ज्वाइन करो ना इंडिया में ज्वाइन करो। तो इस एक चीज को लेकर लंबे समय से जो है कन्फ्लिक्ट चला रहा था, लेकिन फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे जो है बिल वगैरह, लॉज वगैरह लेते चली आई, उन्होंने अपनी आर्मी मिलिट्री को जो है वहां पर बढ़ाया, जिसकी वजह से कश्मीर जो है वो इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट रहे। तो ऐसे भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिले। हालांकि धीरे धीरे जो है कश्मीरी पीपल और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो है मतलब बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो है मतलब मेजर्स लिए जाते हैं, बट अल्टीमेटली कन्फ्लिक्ट्स क्या थे हमें उन्हें यहाँ पर डिस्कस करना है। गोधरा इंसिडेंट अगर हम बात करें, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होता है गोधरा गुजरात के बीच में, कि जब हिंदू जो है वो अयोध्या से वापस आ रहे थे तो मुस्लिम जो है उन्होंने उनको जिंदा जला दिया, ठीक है, और फिर इसके बाद में रिटेलिएटरी एक्शंस लिए मुस्लिम्स ने भी, हिंदूज ने भी, और इस तरीके से जो है रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हो गया। कारण कुछ भी हो, चाहे मतलब मुस्लिम रिलीजन की तरफ से ये सारी चीजें आई हो, चाहे हिंदू रिलीजन की तरफ से ये सारी चीजें आई हो, बट हुआ क्या, अल्टीमेटली कन्फ्लिक्ट दोनों मतलब रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में हमको कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जिसमें 790 मुस्लिम्स और 254 हिंदूज की डेथ हो जाती है। सो ये किस तरीके का कन्फ्लिक्ट हो गया, ये हो गया रिलीजियस ग्राउंड्स पे कन्फ्लिक्ट। तो रीजंस क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं कन्फ्लिक्ट के, वो भी हमें डिस्कस करना था, तो वो भी हम बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट, कावेरी रिवर कन्फ्लिक्ट। अब कावेरी रिवर का जो कन्फ्लिक्ट है ये वाटर शेयरिंग को लेके है। जो रिवर कावेरी है वो तमिलनाडु और कर्नाटका इन दोनों के बीच में शेयर होता है। तो होता यह है कि जो रिवर है उसके कुछ पोर्शन के ऊपर, मतलब उसकी जो अप स्ट्रीम पोर्शन था उसके ऊपर कर्नाटक डैम बिल्ड कर लेता है। तो कर्नाटक को तो अच्छा खासा पानी मिलता है, मतलब बहुत सारा रिवर रिसोर्सेज जो हैं उसके तो अच्छे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन जो फार्मर्स थे तमिलनाडु में, उनके जो वाटर रिसोर्सेज था वो डिप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये इस तरीके से है, तो कर्नाटका ने क्या किया, अपना डैम बिल्ड कर दिया, और तमिलनाडु के लिए जो वहां पर वाटर मतलब सप्लाई होता था, जो वाटर रिसोर्सेज मिलते थे, वो सारे डिप्लीट हो गए।
तो इस तरीके से तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में जो है वाटर शेयरिंग को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सेंट्रल ट्रिब्यूनल बाद में ये बोलता है कि कुछ मतलब वाटर जो है तमिलनाडु को भी अलॉट किया जाए, और इसके लिए वो बोलते हैं कि आप मेट्टूर डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लो, जिसकी वजह से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में लार्ज स्केल राइट्स हो जाते हैं, मतलब दंगे हो जाते हैं। सो ये कॉन्फ्लिक्ट किस चीज पर बेस्ड था? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज को लेके। तो ऐसे ही ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडियन सोसाइटी में हमको देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पर कुछ शायद 5 कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस किया हुआ है, तो आपको जो है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करना है और उनके रीजन क्या थे। जैसे यहाँ दिख रहा है वाटर शेयरिंग को लेके, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, लैंड रिसोर्सेज को लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे ही आपको भी कॉन्फ्लिक्ट्स बताने हैं और उनके रीजंस भी उसमें डिस्कस करने हैं। क्लियर है आया यहाँ पर समझ में? फिर फाइनली क्या करोगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो हर एक सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। इन ईच एंड एवरी सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो हर एक सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। डिपेंड करता है किस एक चीज पर कि कॉन्फ्लिक्ट का बेसिस क्या था, किन कारणों की वजह से हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट का नेचर कितना था, बहुत ज्यादा ग्रेव था, कैसा था, ये सारी चीजें, और स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इन चीजों पर डिपेंड करता है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसा होगा। ओके, सो ये एक आपका क्या हो गया? ये हो गई आपकी कंक्लूडिंग लाइन। तो एक या दो लाइन में आप कंक्लूजन कर सकते हो अपने इस क्वेश्चन के आंसर का। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आपका ये एक कंप्लीट कर देता है, आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर देता है। तो प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है और पैटर्न भी मैटर करता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे बेस्ड ऑन एग्जांपल्स टू शो हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स गेट रिजॉल्व्ड। एक ऐसे आपको लिखना है किसी चीज पर, आपको जो है एग्जांपल देते हुए बताना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात करी, अब आप बताओगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। इस पर आपको एक ऐसे लिखना है। तो यानी कि आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है डिटेल में, जिसमें आप बताओगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में और क्या क्या सारी चीजें होती हैं, वो सारा कुछ बताओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसमें एग्जांपल्स भी इंक्लूड करने हैं। ओके, सो आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? अब डिटेल में मैंने आपसे कहा, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो देना ही देना है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसके कितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जो भी आपने कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड चैप्टर में पढ़ा है वो तो आप यहाँ पर बताओगे ही, और साथ ही साथ में एग्जांपल्स दोगे कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ओके, पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, नोट करते हुए चलना। देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स इनएविटेबल होते हैं, हर एक सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। रोका इन द सेंस ऐसा कि डिपेंड करता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके का हो रहा है, क्या उसके सारे रीजंस हैं। तो हर एक सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट होते हैं। इट इज डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। जैसे हमने देखा कि कॉपरेशन एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है, ये डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है। Since the focus is on system sustenance, competition and conflict is looked at with understanding that in most cases they tend to get resolved without too much distress. अब क्योंकि हमारा फोकस किस एक चीज पर है? सोसाइटी के सस्टेनेंस के ऊपर, कि सोसाइटी का जो पूरा एक सिस्टम चल रहा है वो लंबे समय तक चलता रहे, उसको कोई जो है हर्ट ना करे, सोसाइटी डिसइंटीग्रेट ना हो, यानी कॉपरेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट हर एक सोसाइटी में हमको देखने को मिलते हैं, और ये जो सारी चीजें होती हैं इनके लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारे लिए जो अल्टीमेट जो सुप्रीम मोटिव है वो क्या है? कॉपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व्ड इफ वी नो अबाउट देयर कॉजेस। इसीलिए हम कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को हम तब रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हमें पता होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों है। अगर हम कारण को जानते हैं तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स के बीच में फाइट हो गई, ठीक है। अब आप जो है चाहते हो कि नहीं यार, ये फाइट को जो है रोक दिया जाए, नहीं तो पूरा क्लास का एक जो एनवायरनमेंट है वो भी खराब हो जाएगा, और बेफालतू में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, तो दोनों के रिलेशन जो टर्म्स हैं वो भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो आपको उसको शांत कराना है। पर जब तक आपको पता नहीं होगा कि लड़ाई किस एक चीज के पीछे हुई है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ है, तो क्या आप उसको शांत करवा पाओगे? क्या आप कॉम्प्रोमाइज करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए आपको उसका कारण पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कारण नहीं पता है तो आप उस एक चीज को नहीं रोक पाओगे। तो now a number of social processes operate to resolve conflicts like accommodation, assimilation and enforced cooperation. अब इस conflict को रोकने के लिए बहुत सारे social processes वर्क करते हैं, जैसे accommodate करना, assimilate करना, सभी साथ में मिलजुल के काम करें, cooperate करना। अब cooperation involuntary भी हो सकता है और voluntary भी हो सकता है। Now the conflict can be resolved through certain strategies also. कुछ strategy भी यूज की जा सकती है conflict को resolve करने के लिए। Now few of them are as follows. इनमें से कुछ को हमने यहाँ डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहला है negotiation. So हम यहाँ बेसिकली 2 चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन,
हम बात कर रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करोगे, तो आपने लिखा कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, और यहां हम दो स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, एक नेगोशिएशंस एंड सेकंड थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, जिसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि मान लो आपकी क्लास में लड़ाई हो गई, तो आपको उसको शांत कराना है, तो आप कौन हो, आप उन दोनों पर्सन्स के अलावा थर्ड पर्सन हो। ओके, सो ये आपने एक चार्ट बना दिया। अब इसके बाद में एक एक करके बता दो कि नेगोशिएशन क्या होता है और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस क्या होता है, और इनके थ्रू हम कैसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेगोशिएशन की, सो कन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन सच दैट एन एग्रीमेंट इज रीच्ड। नेगोशिएशन करना मतलब कि जो है कैसे कि जहां पर जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें एक किसी तरीके का हम एग्रीमेंट पर आ जाएं, किसी तरीके का जो है हम कॉम्प्रोमाइज करवा दें। Warring groups can resolve conflict by trying to find mutually acceptable solutions. This requires understanding and trust. Negotiation refers to reciprocal communication so as to reach to an agreement in situations in which there is a conflict. Just suppose ये A पर्सन है और ये B पर्सन है, इन दोनों के बीच में हो गया कन्फ्लिक्ट। अब जो है इसके बाद में जिनको भी मतलब जो भी जैसे सपोज इनकी फैमिली है या इनकी फैमिली है, ये जो है पुलिस के पास में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, चलो पुलिस का एग्जांपल मतलब वो हम थर्ड पार्टी में लेंगे। तो यहाँ पर जो है कोई भी पर्सन आगे आ जाए और वो नेगोशिएट करे कि इन दोनों के बीच में से कोई भी जो है आ जाए और वो नेगोशिएट करे कि चलो ठीक है, अब जो है जो भी हो गया उसको हम खत्म करते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं कि आपस से आगे से हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, या ये हम कर लेते हैं कि हम आगे से हम एक दूसरे के साथ में इतना ज्यादा जो है मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि इतना ज्यादा एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, या जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट बन सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रस्ट की आगे से ये सारी चीजें नहीं होंगी और इसको यहीं पर ही खत्म किया जाता है। नेगोशिएट करना कि चलो हाँ ठीक है, मैं ही आगे आ जाता हूं और मैं ही इन सारी चीजों को खत्म करने की बात करता हूं। यहां अभी हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ है और यही जो है अपने खुद से आगे आए और कम्युनिकेट करें और एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाए कि आगे से जो है कंफ्लिक्ट नहीं होगा। इसके लिए किस एक चीज की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट। आप में उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई नेगोशिएट कर रहा है तो आप वहां कंफ्लिक्ट को खत्म कर दो, और एक ट्रस्ट रहे कि हाँ आगे से ये चीजें ना मैं करूंगा ना ये सामने वाला पर्सन करेगा। दैट इज नेगोशिएशन। इसके थ्रू भी आप कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। सेकेंड है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। अब बहुत सारे कंफ्लिक्ट्स तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरवेंशन से, लॉ के थ्रू और थर्ड पार्टी जैसे पुलिस, इनके थ्रू रिजॉल्व हो जाते हैं। ऑफन व्हेन द कम्युनिटीज इन्वॉल्व लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटीज हु पार्टिसिपेट इन अ नेशनल मूवमेंट, द गवर्नमेंट गेट्स इन्वॉल्व्ड। इट देन मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिजोल्यूशन लाइक द जन लोकपाल बिल और द बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। आपने अन्ना हजारे का नाम सुना होगा। अन्ना हजारे ने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, कैंपेन इन द सेंस ऐसे कि वो जो है किस पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी डिमांड्स को गवर्नमेंट नहीं मानेगी मैं जो है मतलब किसी भी तरीके का अन्न जो है नहीं खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा। इस तरीके से उन्होंने जो है मतलब एक धरने पर वो बैठ गए, उन्होंने एक स्ट्राइक कर दी। किस एक चीज के लिए, लोकपाल बिल के लिए, कि लोकपाल बिल जो है वो पास हो जाए। अच्छा, इतनी सारी चीजें डिटेल्स में अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, अभी आप जो है 11th क्लास में हो, इतना डिटेल में शायद आपने पॉलिटिकल साइंस में भी नहीं पढ़ा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिनके भी बीच में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, जिनके भी बीच में कंफ्लिक्ट हुआ है, वहां पर कोई थर्ड पर्सन आ जाए, या तो पुलिस आ जाए, या तो लॉ के थ्रू ये चीज हो जाए, या तो एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवीन करे, या तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और अल्टीमेटली उस कंफ्लिक्ट को खत्म कर दिया जाए। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डिसिपेट कंफ्लिक्ट थ्रू नेगोशिएशंस। एट दैट टाइम मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन बाय अ थर्ड पार्टी इज नीडेड। कभी कभी जब नेगोशिएशन नहीं हो पाती, वो जिन दो के बीच में जो है कंफ्लिक्ट हुआ है, जब वो नेगोशिएट नहीं कर पाते तो थर्ड पार्टी आती है और वो इनके बीच में जो भी कंफ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करवा देती है। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि कहीं भी जो है मतलब मान लो कोई कंफ्लिक्ट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो पुलिस को बुला दो, पुलिस आके सारी चीजें ठीक करवा देगी, है ना, ये एक चीज होती है। तो वहां पुलिस कौन है, थर्ड पार्टी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की लड़ाई होगी तो आपने सोचा मैं इस चीज को खत्म करवा दूं, तो आप कौन हो गए, आप थर्ड पार्टी हो गए। तो इस तरीके से या तो कोई और पर्सन इंटरफेयर करे या वो दोनों ही नेगोशिएट कर ले। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंफ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। Mediators help both parties to focus their discussions on the relevant issues and reach a voluntary agreement. जो भी मीडिएटर होता है, जो भी थर्ड पार्टी होती है, वो डिस्कस करती हैं सारे इश्यूज को और एक मतलब हम जो है वॉलंटरी एग्रीमेंट पर पहुंच जाएं, जहां दोनों की इच्छा हो, ऐसे एक एग्रीमेंट पर पहुंच जाती हैं। इन आर्बिट्रेशन थर्ड पार्टी हैज द अथॉरिटी टू गिव अ डिसीजन आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज।
मतलब जैसे जो भी कन्फ्लिक्ट है तो उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको फिर दोनों जो भी जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है उन्हें मानना पड़ता है, दैट इज थर्ड पार्टी डिसीजन। तो इस तरीके से हम कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। सो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस को आंसर किया उसमें हमने क्या क्या चीजें देखी कि एक तो कॉपरेशन कैसे होता है, सेकेंडली एनफोर्स्ड कॉपरेशन क्या होता है, थर्ड हमने देखा कन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, फोर्थ हमने ये देख लिया कि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करवाया जाता है। तो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको और अच्छे से जो है चैप्टर समझ में आएगा। आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। देन है इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इमेजिन अ सोसाइटी वेयर देयर इज नो कंपटीशन, इज इट पॉसिबल, इफ नॉट व्हाई नॉट। अब क्वेश्चन किस एक चीज पर आया, कंपटीशन पर। क्वेश्चन में ये पूछा है एक ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचो जहां पर कभी कोई कंपटीशन नहीं हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसी सोसाइटी हो जहां पर कोई कंपटीशन हुआ ही नहीं है? तो फर्स्ट पार्ट आपको बताना है कि क्या ऐसी कोई सोसाइटी होती है, सेकंड पार्ट क्या ये पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कभी कोई कंपटीशन नहीं होगा, देन व्हाई नॉट, तो ऐसा क्यों नहीं है। इन शॉर्ट आपको कंपटीशन के बारे में बताना है कि कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन हर एक सोसाइटी में होता है और हर एक सोसाइटी में होता है तो उसका क्या कारण होता है। ओवरऑल कंपटीशन के बारे में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको यहाँ पर बताना है। सो वही सारा पैटर्न कि सबसे पहले कंपटीशन का मीनिंग बताओ, फिर उससे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसको आपको आंसर करना है। ओके, अब देखो, नो वी कैन नॉट इमेजिन अ सोसाइटी वेयर देयर इज नो कंपटीशन, पीपल इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। हम ऐसी सोसाइटी को इमेजिन ही नहीं कर सकते जहां पर कोई कंपटीशन ना हुआ हो। पीपल एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में। बिहेवियर जो होता है वो बहुत सारी सोशल सिचुएशंस में कोऑपरेशन या कंपटीशन के थ्रू ही कैरेक्टराइज किया जाता है। आपका बिहेवियर, आप किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हो या आप कंपीट कर रहे हो, इन सारी चीजों से भी डिसाइड होता है। व्हेन ग्रुप्स वर्क टुगेदर टू अचीव द शेयर्ड गोल्स, वी रिफर टू इट एज कोऑपरेशन। व्हेन मेंबर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर ओन बेनिफिट्स एंड वर्क फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, कॉम्पिटिशन इज लाइकली टू रिजल्ट। मतलब एक कॉपरेशन होता है, एक कॉम्पिटिशन होता है। कॉपरेशन जहां सभी साथ में आके किसी पर्टिकुलर या जो भी उनका एक गोल होगा उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन जहां पर आप खुद के बारे में, खुद के बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हो, अपने काम के बारे में सोच रहे हो और इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन कर रहे हो। मतलब जहां आप खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, बाकियों के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिशन कर रहे हो। बट ऑल सोशल इंटरेक्शंस इंक्लूड कॉपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। मतलब कि हर एक सोशल इंटरेक्शन में कॉम्पिटिशन भी होता है, कॉपरेशन भी होता है। तो ये एक चीज कहना कि कोई ऐसी सोसाइटी होगी जहां कभी कोई कॉम्पिटिशन ही ना हुआ, वो गलत होगा। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि क्या कॉम्पिटिशन, मतलब इमेजिन करो ऐसी सोसाइटी जहां कॉम्पिटिशन नहीं हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है? सो आपने बता दिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक सोसाइटी में कॉम्पिटिशन हमेशा होता ही होता है, साथ ही साथ में कॉपरेशन भी होता है। Competitive goals are set in such a way that each individual get his or her goal only if others do not attain their goals। तो competitive goals जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ABC पर्सन्स हैं, तो इन सभी को अपने अपने गोल्स को अचीव करना है। जो उसे अचीव नहीं कर पाया तो वो क्या होगा, वो पीछे रह जाएगा। ओके, सो इस तरीके से कंपटीशन होता है। मेनी अ टाइम द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड डिफरेंटली एंड अनइक्वली विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस। बहुत बार ये भी होता है कि ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स बहुत अनइक्वली होते हैं, मतलब अनइक्वल सोसाइटीज होती हैं। तो अनइक्वल सोसाइटीज में भी कॉम्पिटिशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो इस प्लेस पर है, कोई इस प्लेस पर है, कोई इस प्लेस पर है, फिर कोई ऐसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये दोनों तो इक्वल पोजीशन पर दिख रहे हैं, बट ये उनसे भी नीचे है और ये सबसे ज्यादा नीचे है। मतलब शायद ये अपर, ये मिडिल और ये सबसे लोएस्ट, लेकिन फिर भी इनके बीच में कंपटीशन होगा। मतलब कंपटीशन हर एक सोसाइटी में होता है, चाहे वो इक्वल सोसाइटी हो चाहे वो अनइक्वल सोसाइटी हो। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट कंपटीशन विच इज अ डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपटीशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है सोशल स्ट्रक्चर का, और इसीलिए हम एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन नहीं कर सकते जहां कोई कंपटीशन ना हो। कंपटीशन इंटीग्रल है, इनएविटेबल है। कंपटीशन कैसा है, इंटीग्रल है और इनएविटेबल पार्ट है सोसाइटी का। कम कंपटीशन हो सकता है, ज्यादा कंपटीशन हो सकता है, बट कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहां कंपटीशन नहीं होगा। तो ये जो आपसे पूछा था उसका आपने आंसर कर दिया। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू बता दें। सो हिस्टोरिकली बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जिन्होंने सोशलिज्म का आइडिया अडॉप्ट किया।
सोशलिज्म का मतलब ये कि जहां पर हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल। हाउएवर इट डिड नॉट वर्क द वे इट शुड हैव एंड कंपटीशन टुक द लीड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब जैसे आप मान लो हमारी सोसाइटी है, हमने सोशलिज्म का आइडिया अपनाया कि हम सभी को इक्वल पोजीशन पर लाएंगे। लाते लाते हुआ ये कि वो आइडिया तो हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन कुछ जो है टॉप पर आ गए। मतलब किसी का जो है ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, किसी का बहुत कम डेवलपमेंट हुआ। इन इक्वालिटीज होने के बावजूद भी कंपटीशन जो है उसने लीड ले ली। कंपटीशन डोमिनेंट आइडिया होता है कैपिटलिज्म के पीछे। जैसे मान लो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं, तो वहां पर तो कंपटीशन होना ही होना है। ठीक है, ये तो अभी हमने बात कर ली कि हर एक सोसाइटी में होता है, हिस्टोरिकली पहले से होता हुआ आ रहा है। हमने इक्वालिटी की बात करी, बट उसके बावजूद भी कंपटीशन होता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो कि बहुत ज्यादा अनइक्वल होती है, यहां पर कंपटीशन डोमिनेंट फोर्स होता है। जहां पर एक कैपिटलिस्ट का क्या मतलब, उसकी क्या नीड होती है कि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो और उसके पास में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो अ सोसाइटी विद नो कंपटीशन वुड हैव नो मोटिवेशन टू वर्क बेटर। अब मान लो कि अगर कोई ऐसी सोसाइटी हो कि जहां पर कंपटीशन होता ही नहीं है, तो वहां पर किसी तरीके की कोई मोटिवेशन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी क्लास है, आपकी क्लास में ऐसा कुछ हो ही ना कि मुझे टॉप करना है या मुझे इस बार ज्यादा मार्क्स लेके आना है, मुझे उस स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स लेके आना है, मुझे अपने फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स लेके आना है। अगर ऐसे कोई आइडिया हो ही ना, ऐसी कोई टेंडेंसी ही ना हो, तो फिर कोई भी अच्छे से पढ़ाई करेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब अगर किसी तरीके का कंपटीशन ना हो तो सब एवरेज लेवल पर रहेंगे। मतलब पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इस सारी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही एक सोसाइटी में अगर कंपटीशन ना हो तो जो काम है उसमें किसी तरीके की कोई मोटिवेशन नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इन जनरल हम सभी चाहते हैं कि हम सभी एक बहुत अच्छी प्लेस पर पहुंचे, जहां पर हमारे पास में एक सिक्योर्ड जॉब हो, हमारी अच्छी फैमिली हो, हम जितनी भी मतलब जो भी फैसिलिटीज होती हैं हम उन सभी को अटेन कर सकें। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम टॉप पर पहुंचे, हम अपने गोल्स को अचीव कर लें। और सब ऐसा चाहते हैं। इस रेस में सभी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और सभी क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। सो यानी कंपटीशन चल रहा है। और मॉडर्न सोसाइटीज में तो कंपटीशन डोमिनेंट आइडिया होता ही है। There would be mediocrity in society whereby production would also be very less. In the absence of competition, there would be no incentive to work. अगर competition नहीं होगा तो production भी कम होगा, ना ही workers के पास में कोई incentive होगा, ना ही वो society कभी develop हो पाएगी, उसमें development की spirit ही नहीं होगी। तो इसीलिए competition होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ऐसी सोसाइटी हो सकती है जहां कोई competition ना हो, तो उसका आंसर हो गया नहीं, ऐसी सोसाइटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसके ये सारे रीजंस हैं। अनइक्वल सोसाइटी है उसमें भी कंपटीशन होगा, इक्वल सोसाइटी है उसमें भी कंपटीशन होगा। साथ ही साथ में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई, मॉडर्न सोसाइटी हो गई, डेवलपमेंटल सोसाइटीज हैं, सभी में कंपटीशन रिक्वायर्ड होता है। तो अगर किसी सोसाइटी में कंपटीशन नहीं है तो वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर किसी सोसाइटी में कॉपरेशन नहीं है तो वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर किसी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है तो वो सोसाइटी भी ग्रो नहीं कर पाएगी, वो चीजों से लर्न नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर है? आए यहां तक समझ में कि जो है कंपटीशन के बारे में हमने जो भी सारी चीजें पूछी मतलब पढ़ी, वो हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको उन्हें आंसर में देना था। अच्छा देखो, अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से आते हैं तो ही आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से नहीं पता, आपने एग्जाम्पल्स को अच्छे से नहीं समझा, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम्पल्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उन्हें समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ जो है लिखा हुआ है ट्राई योरसेल्फ, आपको दिख रहा होगा। सो ये क्वेश्चन जो है इसे आपको खुद अटेम्प्ट करना है, आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। मैं आपको इसमें गाइड कर सकती हूँ कि आपको कैसे आंसर लिखना है, इसीलिए क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। अटेम्प्ट आप करेंगे, आप इसके बारे में सोचेंगे। अब जैसे मान लो सब कुछ मैं आपको जो है, मान लो वो ऐसी कहावत है ना, थाली में पका पकाया दे दूं, तो आप कुछ मेहनत करोगे ही नहीं, आपको भी मेहनत करनी है। और कोई भी डाउट हो तो आपको मुझसे पूछना है। ओके, देखो अब क्वेश्चन क्या है। Talk to your parents and elders, grandparents and their contemporaries and discuss whether modern society is really more competitive or conflict ridden than it is used to be before, and if you think it is, how would you explain this sociologically? आपको अपने पेरेंट्स से, अपने जो आपके बड़े भाई बहन हैं, मतलब और इसके बाद में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उस एक टाइम पीरियड, मतलब जो ओल्ड या न्यू जनरेशन की हम बात करें, ठीक है। सो आपको उनके साथ में बैठ के बात करना है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन भी होता है, उसमें बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट भी होता है। क्या ये सारी चीजें पहले नहीं होती थी? क्या कंपटीशन या कन्फ्लिक्ट पहले की सोसाइटीज में नहीं होता था?
और अगर आपको लगता है कि पहले की सोसाइटीज में भी होता था तो आप उसको सोशियोलॉजिकली कैसे बताओगे, मतलब उसके लिए आपको रीजंस बताने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट जो हमने एक ओल्ड और न्यू वाला जो पूरा एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक ओल्ड ऑर्डर होता है, एक न्यू ऑर्डर होता है, और ओल्ड ऑर्डर न्यू ऑर्डर के साथ में मैच नहीं करता, न्यू ऑर्डर ओल्ड ऑर्डर के साथ में मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी ओल्ड ऑर्डर जो होता है वो स्टिल अलाइव है, वो आज भी सस्टेन कर रहा है। तो वो एक एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो। दूसरी चीज, मतलब आपको बुक से तो सारी चीजें बतानी है, बट आपको उनके साथ में डिस्कस भी करना है। वो आपको बताएंगे कि अच्छा हमारे जमाने में जो है कुछ इस तरीके का कभी कोई वॉर हुआ होगा, या हमारे टाइम में जो है कुछ इस तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट हुआ होगा, या हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन कुछ इस तरीके से होता था। जैसे आज है, अगर स्टूडेंट लेवल पर हम बात करें तो आपने भी देखा है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, सभी के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। फिर आपको उतने मार्क्स तक स्कोर करना है। अगर आपको बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी होने चाहिए। तो कंपटीशन आज भी है। क्या कंपटीशन पहले भी था? भले एजुकेशन को लेके ना हो, बट क्या दूसरी चीजों को लेके था? कन्फ्लिक्ट क्या पहले भी होता था? उसके रीजंस क्या होते थे वो आपको उनसे पूछना है। अगर वो आपको बताएं कि हाँ कन्फ्लिक्ट होता था तो आप उनसे पूछो, आप उनको क्रॉस चेक करो, मतलब क्रॉस चेक इन द सेंस कि आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछो कि अगर होता था तो उसके क्या रीजंस थे। तो ये सारा कुछ आपको जो है उनके साथ में डिस्कस करना है और उन्हें नोट करना है। इससे क्या होगा, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको और अच्छे से आएगी। आप खुद से सारी चीजों को रिसर्च करना सीखोगे। मतलब वो आपको जो है सारा कुछ पका पकाया तो मिल ही जाता है यहाँ पर, बट इसके बाद में थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, तभी आपकी जो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो पाएगी। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? सो आई होप आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में, आंसर्स में, चैप्टर में, किसी एग्जांपल में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको वहां भी रिप्लाई कर दूंगी और साथ ही साथ में हम उन्हें हमारे लेक्चर्स में भी डिस्कस किया करेंगे। ओके, क्लियर है ये सारी चीजें। अब देखो एक और चीज कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, सारे वीडियोस को आप कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले यूट्यूब पर तो आपको ये सारी चीजें अवेलेबल है ही। यूट्यूब में आप प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी क्लासेस की जो है बुक वाइज, चैप्टर वाइज, साथ ही साथ में टॉपिक वाइज जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां से भी आप जो है ऐप को डाउनलोड करके सारे वीडियोस देख सकते हो। सीक्वेंस वाइज है सब कुछ आपको बुक वाइज, क्लास वाइज, सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज मिलेगा। कुछ भी जो है बहुत ज्यादा ऐसे जगलप नहीं किया हुआ है। साथ ही साथ में टेलीग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर भी आपको जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां आपके डाउट्स भी सॉल्व होंगे। अब इसके अलावा जो सबसे सिंपल तरीका है वो है वेबसाइट। आपको जाना है गूगल पे, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे ये आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है जस्ट उस पर क्लिक करना। क्लास या कोर्स से रिलेटेड यहाँ सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आ जाएंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी कोर्स स्टडी करना है, जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, सारे वीडियोस को इजीली देख सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी के साथ साथ में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को जो भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उन्हें बताओ कि मैग्नेट ब्रेन्स का अपना खुद का हिंदी मीडियम चैनल भी है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां आपको सभी लेक्चर्स मिलते हैं हिंदी मीडियम में। ओके, सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। सो अब आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।